गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे रागा के जो मॉक टेस्ट था उसका पार्ट 2, यानी कि इसी के मॉक टेस्ट जो हमारा 2 नंबर मॉक टेस्ट था उसमें 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे पहले, और आज हम 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, उसके बाद में 16 से कुछ क्वेश्चन जो आते हैं मैथमेटिक्स के आते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है वो आते हैं जीके जीएस के। 7 से 8 क्वेश्चन मैथ के और 7 से 8 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर के सारे आ जाते हैं। तो आज जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है वो हम कर लेंगे। देखिए, ये मॉक टेस्ट आप एप्लीकेशन के अंदर जाके दे सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मॉक टेस्ट, लगभग 20 से 25 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अलग अलग सेक्शन वाइज भी हैं और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड उसको कंप्लीट हो चुके हैं और अभी प्ले स्टोर में जो है 50K ही शो हो रहा है, लेकिन जल्दी ये भी शो होने लग जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है ये बोलता है कि इफ़ 60% ऑफ ए इक्वल है 30% ऑफ बी और बी इक्वल है 40% ऑफ सी एंड सी इक्वल है x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। बहुत ही हार्ड सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये सोचना है कि फ्रैक्शन आपको लेना है 60%। अब 60% देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में फ्रैक्शन नहीं आ रहा हो, तो आप सीधा मन में ही 100 का डिवाइड कीजिए। आप देखेंगे कि अगर से 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना बच जाएगा। देखिए, ये 2 से काटने पे 3 और नीचे जो बच जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सीधा इस तरह से ही आपको क्वेश्चन को लिखना है। 3/5 ऑफ की मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ ए इक्वल है आपके पास में 30%। अब देखिए 30% को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3/10। 30% ऑफ बी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और बी का मतलब ये। देखिए अब ये 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, और इसको अब आप ए बाई बी कर लीजिए। और इधर जो हो जाएगा आपके पास में ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 और ये 3 से 3 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो आ जाएगा ये देखिए, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 आ गया। अगला जो वैल्यू यहाँ से आगे दिया गया है b इक्वल टू 40% ऑफ c, यानी कि b बराबर है 40% ऑफ c, यानी कि देखिए ये हो जाएगा 2/5 और इंटू में c। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि c इक्वल है x% ऑफ a, तो यहाँ पे x% का मतलब x/100 और इंटू में a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू और a की वैल्यू आपको पता चल गई। इसकी वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2, तो आपको जो है x का मान निकालना है, तो यहाँ पे आप इसकी a की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आप 1 रख लीजिए। और अब हमें जो है इधर c की भी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो देखिए c की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से। अब इसमें क्या करेंगे, हमें c की वैल्यू तो नहीं पता, b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे b की जगह पे 2 रख दीजिए। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। अब c की वैल्यू 5 पता चल गई, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। x/100 और a की जो वैल्यू है हमें बताया 1 है, तो अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसकी तो ये एक का तो कोई मतलब नहीं है। x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 100, यानी कि ये हो गया 500। ठीक है, तो ये आपके पास में हमें x की वैल्यू निकालनी थी कि x का परसेंटेज हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान है 500 और इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपली आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, एक एक स्टेप को आप लेके चलेंगे तो सारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। देखिए कि द परसेंटेज ऑफ लॉस, ठीक है, परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट Rs50। ठीक है, यानी कि एक वस्तु को जो हम क्या करें 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो उतने ही प्रतिशत की जो है हमें हानि होती है। इज देयर सेम एज दैट ऑफ प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 70। उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जब हम इसे 70 में बेचते हैं तो जितने प्रतिशत का लाभ होता है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको करिएगा। द अबव मेंशन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द आर्टिकल इज। ठीक है, तो ये कितना होगा ये आपको बताना है। सो गाइस, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और आपको मैं जो चीज़ बताऊंगा इसको करने का तरीका वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको ये बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है जितने का उतना ही का लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू है लॉस। तो आप क्या कीजिए, सिंपली आपको जब भी मैंने बोला है कि प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। जब आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है,
सेलिंग प्राइस इन्होंने दोनों केस में बताई है। फर्स्ट केस के अंदर जो सेलिंग प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, सेकेंड केस के अंदर सेलिंग प्राइस है वो 70 रुपीज़ है। मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स रुपीज़ है और दोनों केस में आपको बताया कॉस्ट प्राइस सेम ही रहता है, कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास में एक्स रुपये है तो पहले क्या होता है कि ये जो डिफरेंस है इसका, ये डिफरेंस जो है सेम है, आपको ये बोलना चाहता है, क्योंकि जितने का प्रॉफिट हो रहा है पहले केस में उतने का ही लॉस हो रहा है। अब आपको पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सीपी माइनस प्रॉफिट इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, और लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। कॉस्ट प्राइस तो दोनों में इक्वल ही रहता है, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, ठीक है। तो एसपी देखिए, अब जिसमें लाभ हो रहा है, लाभ सेकंड वाले में हो रहा है, तो इसको पहले लिख लीजिए 70 माइनस एक्स अपॉन सीपी। अब सीपी से तो सीपी को काट ही लीजिए, वैसे तो इक्वल हो जाएगा आपके पास में। अब सीपी कितना है, एक्स माइनस 50। अब यहाँ पे देखिए ये इस x को इधर लेके आएंगे तो ये तो 2x हो जाएगा, और 2x इक्वल टू हो जाएगा 120। x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास में 60 आ जाएगी। ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये भी कर सकते थे कि इन दोनों का डिफरेंस देखें यहाँ पे आपके पास में, तो ये आ रहा है 20, तो इसमें से अगर मैं ये करूँ कि इन दोनों का डिफरेंस 20 है तो ये लगभग इसका प्लस 10 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 60 मानता हूँ तभी ये देखिए 60 से 50 यानी कि डिफरेंस जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है 10, और यहाँ पे अगर मैं 60 लिखता हूँ 60 से 70 यानी कि प्लस 10, तो ये डिफरेंस जो है सेम होगा, ठीक है। तो ये वैसे मैंने निकाल के बता दिया आपको कैसे निकलेगा। अब आपको पूछा है कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत कितना होगा, तो ये 60 हो गया, 60 से 70 हो रहा है, तो देखिए प्रॉफिट निकाल लीजिए या लॉस निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का, अपॉन सीपी कितना है 60, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये आ गया आपके पास 0 से 0 हो गया, और ये आपके पास में हो गया 100/6, और इसका मतलब होता है 16/2/3%। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 1/6 जो फ्रैक्शन होता है इसका मतलब होता है 16/2/3%, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि 1/4 का क्या होता है 20% होता है, 1/5 का क्या होता है 25 होता है इसका, तो पहले वाले का 1/4 का, और इसका 20% होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसका ध्यान रख सकते थे। आंसर इसका जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था लेकिन बेहतरीन सवाल था, और आपके क्वेश्चन आने का चांस भी है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपके पास में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए ये पेज नंबर के हिसाब से लिखा है, इसको मत थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, 18 ही है। इन एन alloy the ratio of copper and zinc, यानी कि एक मिश्र धातु है इसमें कॉपर और जिंक, इसका जो रेशियो है वो है 5:2। साथ में लिखते चलते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाए। इफ 1.250 किलोग्राम ऑफ जिंक इज मिक्सड इन 70 किलोग्राम एंड 50 ग्राम 500 ग्राम ऑफ एलॉय, यानी कि ये टोटल मिश्र धातु है, ठीक है। इसका जो टोटल वेट दिया है 70.5 किलोग्राम दिया है, एंड इसमें क्या किया गया है कि ओनली जिंक मिक्स किया गया है। जिंक हमने क्या किया है, प्लस किया है, और वो भी कितना 1.250 किलोग्राम। पहले टोटल कितना था 17.5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। देन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी, तो यहाँ पे आपको बोला कि इसमें मैं पहले आप ये सोचिए कि आपके पास में ये था, ये रेशियो आपको बता दिया, और 17.5 किलोग्राम टोटल था दोनों का। इसमें हमने सिर्फ जिंक मिलाया है, आपको पूछा अब जो रेशियो है वो कॉपर और जिंक का वो क्या हो जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि कॉपर का रेशियो तो यहाँ पे जो है चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जो है पहले जितना था अभी उतना ही है। पहले इसको जो है आप डिवाइड कर लीजिए, सिंपली ये वैसे ही निकल जाएगा। 17.5 देखिए, 5 और 2 ये कितना हो गया, 5 + 2 ये कितना हो गया 7, मतलब 7 की जो वैल्यू है अपने पास में टोटल वो 17.5 है। इसको काट लीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 बच जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी कि 2.5 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपके पास में 25 × 5 125 होता है, ये तो हो जाएगा 12.5, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 किलोग्राम, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 किलोग्राम, मतलब हमने एग्जैक्ट निकाल लिया। अब ये तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये तो मिक्स नहीं किया, कॉपर तो इतना ही था। अब इसमें जो है 5 में हमने जो है 1.25 और जोड़ दिया, मतलब ये कितना हो गया 6.250 किलोग्राम हो गया। अब देखिए ये जस्ट क्या हो रहा है, देखिए ये इसका जस्ट डबल ही तो है, तो ये तो डबल है और ये सिंगल है, तो ये इस तरह से हो गया 2:1, 1:2 भी दिया गया है, लेकिन आपको जो पूछा वही बताना है। जैसे क्या बोला है, कॉपर और जिंक का अनुपात, तो पहले कॉपर है तो 2:1 इसका जो है सही आंसर होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला जो सवाल है गाइस वो है आपके पास में क्वेश्चन नंबर, फिर मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये है आपके पास में 19, ठीक है। द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 13, मतलब 25 धनराशियाँ है या कुछ भी मान लीजिए, इनका जो एवरेज है वो आपके पास में 13 है, ठीक है। इफ इट वाज लेटर फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 73 वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 48, मतलब जो 73 था इसकी जगह पे हमें लिखना कितना था 48, ठीक है। तो ये गलती से एंटर हो गया था, एंड द न्यू एवरेज इज 25,
तो सभी जो 25 माफी राशियाँ हैं उनका जो है एवरेज हुआ है, नया कितना हो गया, वो 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो न्यू एवरेज है वो कितना है, सॉरी ये न्यू एवरेज पूछा है आपसे इन 25 राशियों का, क्योंकि ये मैंने देखा कि ये इसके आगे ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन हिंदी में लिखा है ना दोनों, इसलिए गलती हो रहा है। इनमें आपको बताना है कि 25 जो राशियाँ हैं उनका नया एवरेज कितना हो जाएगा। अब देखो 48 तो आपने अंकित किया था, अब आपको इसको सुधारना है तो 73 आपको जो है लिखना है वापस। तो अब यहाँ पे 48 तो पहले से है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास में जो है कितना ऐड करेंगे आप, 25 इसमें जो है ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो 25 है ना, ये सभी संख्याओं में आपको जो है इक्वली डिवाइड करना है। तो ये जो है आपके पास में ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, 25 ही है, इसका एवरेज जो है आपके पास में कितना है, 13 है। तो इसमें आपको जो है ऐड करना है 25, लेकिन ये 25 जो है इन सभी में डिवाइड हो गए, तो अपॉन भी 25 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, 25/25 1 हो गया, तो 13 तो पहले था, इससे एवरेज जो है 1 से बढ़ जाएगा। तो जो नया एवरेज हो जाएगा 25 राशियों का वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा, सॉरी 13 तो ये था और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था और ये भी बेहतरीन सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं, वैल्यू जरूर चेंज होती है लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। कई बार ये भी हो जाता है कि दो वैल्यू देते, जैसे यहाँ पे आपको दे देता है एक की 54 को जो है हमने 73 लिख दिया था, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, एक क्या हो जाता है, एक को गलत ज़्यादा लिख दिया जाता है, एक को कम लिख दिया जाता है, फिर उन दोनों को डिफरेंस को घटा के यहाँ पे फाइनली आपको क्या करना होता है कि जो एवरेज दिया गया है उसके साथ में आपको ऐड करना या घटाना पड़ता है। अब देखिए आगे। ओके, सो नेक्स्ट सवाल जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। देखिए, ए ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 km/h। तो इसको तो कुछ सिंपल सा सवाल है, क्या करना है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, मीटर पर सेकंड में बनाना है। मैं हमेशा कहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपको 18/5 या 5/18 ये कैसे पता करना होता है, ये आपको बता दूँ। मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है तो छोटी संख्या से आपको गुणा करना है और बड़ी संख्या का भाग दे देना है। ये 18 से 18 कट गया, यहाँ पे आ गया 50 मीटर पर सेकंड आंसर। और सेम ऐसा ही दे देता आपको कि 50 मीटर पर सेकंड को जो है आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है तो बड़ी संख्या से गुणा, देखिए बड़ी इकाई बनाने के लिए गुणा ज़्यादा संख्या से करेंगे तभी तो वो बड़ी बन पाएगी। बड़ी संख्या यानी कि 18 से गुणा और 5 से डिवाइड, तो वही चीज़ को आप 5 से काट जाएगा, 18 × 0 यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 21, द लेंथ ऑफ 2 कोर्स। ठीक है, तो जीवाओं की लंबाई जो है AB एंड AC उनका नाम है, ऑफ ए सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एंगल BAC 90 डिग्री, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। ठीक है, सर्कल का सवाल है तो सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा। ये सर्कल बना लिया मैंने, वैसे सर्कल लग नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए आप सर्कल। देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा इसका। हमने ये चीज़ नहीं देखा, AB और CD इसको पढ़ लिया इसलिए 2 जीवा बना ली, वो केस अलग होता है। मैंने आपको पहले बताया भी था कि इसमें 2 केस बनते हैं कि AB इधर हो और CD इधर हो, तब एक केस होता है। एक केस रहता है ऐसा होता है कि जिसमें सेंटर के एक ही साइड में ABCD हो, वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में करके भी दिखाया था। इसमें कुछ इस प्रकार से बोला है, जैसे AB कोई कोड है इसकी और जो है AC है, तो देखिए A बिंदु तो कॉमन हो गया ना AC, और जो BAC है इसका 90 मान हमें दिया गया है, ये 90 डिग्री है आपके पास है। अब आपसे देखिए इसका मान तो 6 आपको दिया गया है, ये 8 दिया गया है, तो एक जो है आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिपलेट आपके पास में होता है 6, 8 और 10, ये भी आपको याद होगा, या तो ऐसे कर लीजिए। अब आपको पता है ये सेंटर है आपके पास में, तो ये भी जो आपके पास में रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, तो ये अगर टोटल जो है CB जो है आपके पास में 10 है तो रेडियस जो है इसका डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो रेडियस ही हमसे पूछा तो ये 5 हो जाएगा, बस इतना ही आपको बताना है, डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज A सेंटीमीटर। ठीक है, A सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि एक वर्ग है आपके पास में। ठीक है, जैसे ये वर्ग हो गया, ये क्या हो गया, ये वर्ग हो गया आपके पास में, इसकी जो साइड है A सेंटीमीटर आपको दी गई है, इसका जो है एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो एरिया आपके पास में पता होता है इसका क्या होता है, लेकिन ये लंबाई जो है साइड की नहीं दी गई है, विकीर्ण यानी कि डायगोनल की दी गई है, तो ये इसकी लंबाई है। ठीक है, अब इसमें ये अगर A है, अब यहाँ पे भी आप यही लगा सकते हैं, इसमें ये साइड 90 होती है, इसका मान अगर आप निकालना चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम होती हैं, ये x मान लीजिए है, ये x मान लीजिए, ये जो दोनों होती हैं
इसका मान या तो आप ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसको जैसे मैंने x मान रखा है तो इसको भी x मान लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर है, इधर a स्क्वायर है, मुझे यहाँ पे चाहिए x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर बाई 2। इसका जो है आपके पास में x का वैल्यू अगर हम निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो ये स्क्वायर रूट a का तो a हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यानी कि a बाई √2। अब इसका जो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि a बाई √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a बाई 2। अगर आपको ये चीज़ नहीं करना था तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आप जो है डायगोनल अगर आपको सिंपली दिया गया है इसका, तब भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप डायगोनल से निकालना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, और 1/2 तो ऐसे कि डायगोनल क्या है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे भी a स्क्वायर आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना आप, तो a का तो स्क्वायर हो जाएगा, √2 का क्या हो जाएगा 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में है और इसके स्क्वायर लगा देना, ये a स्क्वायर बाई 2 इसका जो है सही आंसर है। इसमें a स्क्वायर बाई 4 है, इसमें a बाई √2 है। ये सिंपली समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार आपको नहीं पता हो तब तो आप इस तरह से कर ही लेंगे, नहीं तो आप इसका जो एरिया निकालेंगे ना वो किस तरह से निकालेंगे, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। देखिए लीजिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23, द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4.6, 10 और 15 लीव्स इन ईच केस सेम रिमाइंडर टू बी एंड द सम ऑफ डिजिट इज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में दिया गया है कि 6 अंकों का जो है आपके पास में कोई नंबर है, यानी कि इस तरह से आपके पास में कोई नंबर है 3, 4, 5, 6। इसमें आपको जो है मिनिमम नंबर बताना है, जो n है वो आपको दिया गया है, इसका मतलब ये n इक्वल टू ये दिया गया है, जिसे जो है 4, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर 4, 6, 10 और 15, इससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आपके पास में ये 2 बचता है। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी जो नंबर है उसके डिजिट का जो है आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन निकालें तो आपको पता है कि सबसे छोटी जो आपके पास में पूछा है लिस्ट नंबर सबसे छोटी, और वो भी 6 अंकों की। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अब 1 लिखिए और 5 0 लगा दीजिए, 3, 4, 5, यही छोटी सबसे छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी हो जाएगी आपके पास में अब 9, 9, 3, 4, 5, 6, ये सबसे बड़ी संख्या है 6 अंकों की, और ये सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की। अब जो है ये संख्या 4, 6, 10 और 15 इनसे डिविजिबल भी होनी चाहिए, तो ये तो मिनिमम सबसे छोटी है ही, इससे बड़ी भी होगी ये, पर डिवाइड होनी चाहिए किससे, 4, 6, 10 और 15 से। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि अब इन सभी से डिवाइड तो वही संख्या होगी जो अगर इनका हम एलसीएम निकाल लें। अब इनका एलसीएम निकालना मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया था कि ऐसी संख्या देखिए सबसे पहले जो सभी से कट रही हो, देखिए 4, 6, 10 और 15, इसमें मुझे 2 संख्याएं दिख रही है, एक तो 2 और एक 3। तो अब 2 को जो है साइड में लिख लीजिए, इस संख्या को काट लीजिए, 4 को काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, और 15 नहीं कट रहा है, ऐसे कैसे उतार लीजिए, गुणा कीजिए किससे, अगली संख्या देखिए जो 3 से कट रहा है या किससे कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है, 3 से, तो पहले 3 से काट लेते हैं, 2 से नहीं काटा हमने, 2 को ऐसे कैसे लिख लीजिए, 3 से काटा तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, और 3 से काटने पे ये भी 5 हो गया। अब देखिए 5 से कट रहा है ये संख्या, तो 5 से ये दोनों कट गए, ठीक है, अब बचा क्या है 2, तो इस बचे हुए को भी उतार दीजिए। अगर आप HCF निकालते हैं तब तो आपको वहाँ तक ही काटना है जहाँ तक सारी संख्या काटती हो, तो इसका HCF कितना हो जाता, 1 ही होता, क्योंकि सभी संख्या HCF से डिविजिबल होती हैं। लेकिन यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं तो तब तक आपको मल्टीप्लाई कर लेना है संख्याओं को, जब तक कि सारी संख्याएं 1 1 1 ना हो जाएं। तब ये 2 बचा है, इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। ठीक है, इसके लिए आपको जो है क्या करना होता है कि उसी संख्या को पूरी तरीके से उसी से डिवाइड करना होता है, तो ये करेंगे तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, 6, इसको आपको पूरा 60 से ही डिवाइड करना है। देखिए आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 100 को डिवाइड करेंगे, 60 से एक बार जाएगा, 40 बचेगा, अभी 40 यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे 40, तो ये 400 हो जाएगा, तो ये 36, 360 बार जाएगा, मतलब आंसर वही आएगा डिवाइड करने पे, लेकिन हमें तो वो नंबर बनाना है ना। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आपने 10 से इसको डिवाइड कर लिया, फिर इसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर आपको देखिए 6 6 आता जाएगा, लास्ट में ये 0 बचेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ये 400 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है क्या करना है,
तो आपके पास में लास्ट में एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपके पास में बचेगा 400, मतलब 40 तो यहाँ पे आपके पास में क्या था, रिमाइंडर था, और ये आपके पास में जीरो लगाने पे 400। अब इसमें आपको 60 से डिवाइड करना है। प्लस में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें दो आपके पास में रिमाइंडर भी होना चाहिए। तो अगर मैं 400 को क्या कर दूँ, 420 बना दूँ, यानी कि इसमें +20 कर दूँ, ये पूरा पूरा 60 से भाग चला जाएगा, 6 7 42, ठीक है। लेकिन इसमें दो रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो 420 में मैं क्या करूँगा कि दो और जोड़ दूंगा, मतलब 22 जोड़ना है मुझे टोटल, ठीक है। तो इसके लास्ट दो दो जो यूनिट होंगे वो 2 2 होंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, और उसके बाद में 6 डिजिट थे ना पूरे, 4, और इसके बाद में जो 5 और 6 होंगे ना वो 2 और 2 इस तरह से होगा। तो ये जो है 6 अंकों की, एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये एक जीरो कम कर देना, ठीक है। 3 और 2 5, ये 5 अंकों की वो संख्या होगी। अब इसको n माना था हमने, अब इसके जो है यूनिट डिजिट जो है हमें काउंट करना है। तो ये देख लीजिए कितना, 2 + 2 + 1, इनकी 2 + 2 4 + 5 1, ये हो गए। तो यहाँ पे आपके पास में इसके डिजिट का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन तो फटाफट हो जाएंगी। तो देखिए 25, इसका जो आंसर है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, बाल्टिक सागर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो यह सवाल है वो है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, मतलब कब उनको रिटायरमेंट देना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, ये यहाँ पे 25 नंबर नहीं था, ये 26, ये गलत बता दिया मैंने आपको, क्योंकि ये नंबरिंग जो है पेज नंबर के हिसाब से हो रखा है। इसमें जो स्लाइड्स मैंने एप्लीकेशन से डायरेक्ट निकाला है, तो उसमें जब प्रिंट आउट निकाला है तो उसमें दिक्कत हो रहा है। तो इसको जो है आंसर ये कीजिएगा बी, लाल सागर। और अगला जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का, ये मैं बताता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 65 ईयर, मतलब अगर कोई जज जो है 65 साल का हो जाता है उसके कार्यकाल से पहले भी, तो उसको रिटायरमेंट मिल जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में है कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश ये होते हैं जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास में सबसे पहले पहिया किससे बने थे, यानी कि आपको भी पता है कि आपको बहुत पहले जब आप 6th या 7th क्लास में पढ़ते होंगे तो पहिए का आविष्कार नाम से एक चैप्टर भी था, उसमें आपको बताया होगा कि लकड़ी के पहिए सबसे पहले बनाए गए थे, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा है ग्रीन हाउस जो है प्रभाव बढ़ता है किसकी वजह से, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। उसके बाद देखिए, हाल ही में मारिया सरापोवा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, एक संबंधित किससे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो आंसर हो जाएगा टेनिस से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है 2019 के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 21 शहरों को लिया गया है। तो ये हमने कर लिए, बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन भी। आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन देखे होंगे और प्रैक्टिस पहले भी कर लिया होगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी कई सोल्व करवाए हुए हैं, और 2 4 क्वेश्चन नए हो सकते हैं, बाकी ये सोल्यूशन करवाए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो सोल्यूशन आपके लिए इतना ज़रूरी भी नहीं था। लेकिन फिर भी नए जो स्टूडेंट उनको जब डाउट होता है तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ये मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, टेलीग्राम में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।